On. Let us start to teach and learn the subject practice of medicine for the student of BHMS 4th, and today's chapter is ट्रॉपिकल यूसिनोफिलिया। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट है प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन BHMS 4th के विद्यार्थियों के लिए, और आज का टॉपिक्स है ट्रॉपिकल यूसिनोफिलिया। ट्रॉपिकल यूसिनोफिलिया को ईस्नोफिलिक लंग भी कहा जाता है या विंगार्टेन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो आज इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे व्हाट इज ट्रॉपिकल ईस्नोफिलिया, ट्रॉपिकल ईस्नोफिलिया क्या है, डिफाइन इट्स क्लिनिकल फीचर, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कोर्स एंड प्रोग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ट्रॉपिकल ईस्नोफिलिया क्या होता है, क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इट इज ए सिम्टम ऑफ एलर्जिक स्टेट्स and a disease of the lungs associated with eosinophilia means increased eosinophils in the blood, in the peripheral blood। ये जो ट्रॉपिकल ईस्नोफिलिया है वो एलर्जिक स्टेट का एक सिम्टम है, एलर्जी का एक प्रकार का लक्षण है, और यह डिजीज है फेफड़े का, जिसके साथ ईओसिनोफिलिया फाइंडिंग्स में आता है। उसमें ईओसिनोफिल्स ब्लड में रेज्ड होता है इन द पेरिफेरल ब्लड में। डिफरेंशियल काउंट ऑफ WBC का जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें न्यूट्रोफिल होता है, लिम्फोसाइट होता है, बेसोफिल्स होता है, यूसिनोफिल्स होता है। उसमें यूसिनोफिल्स भी होता है। ट्रॉपिकल ईस्नोफिलिया का मीनिंग हुआ कि वी आर लिविंग इन द ट्रॉपिकल कंट्री। तो हम लोग भारत में रहने वाले ट्रॉपिकल कंट्री के रहने वाले हैं। कुछ जगहों पर जब ईओसिनोफिल्स का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में जब ईओसिनोफिल रेज मिलता है तो उसको ईओसिनोफिलिया बोलते हैं। अननोन एटियोलॉजी ऑब्जर्व पार्टिकुलरली इंडिया एंड सिलोन। इसका जो एटियोलॉजी है, रोग होने का जो कारण है, ईस्नोफिलिया बढ़ने का कारण जो है वो अननोन है हमारे इंडिया में, हमारे भारत में और सिलोन में। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कॉजेज ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्नोफिलिया। कॉजेज ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्नोफिलिया बोल रहा है कि द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन बट बायोप्सी स्टडी ऑफ लिवर, लंग एंड lymph nodes has revealed a non-human type of microfilariae, the causative agent। एग्जैक्ट कारण इसका अभी तक अज्ञात है,
बट बायोप्सी स्टडी जब किया गया लीवर का, लंग का, लिम्फ नोड्स का, तो इसमें माइक्रोफैलिरियाई पाया गया और इसी को कॉजेटिव एजेंट माना गया। कॉजेटिव एजेंट मीन्स कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड कॉजेटिव एजेंट, यानी रोग जो हुआ है, रोग और रोगी के बीच में जो कॉजेटिव एजेंट है वो यूसिनोफिलिया है। अब इसके पैथोलॉजी पर हम स्टडी करेंगे। यूसिनोफिलिक सेलुलर रिएक्शन बियॉन्ड सेल अराउंड माइक्रोफैलिडियाई एंड हाई यूसिनोफिल काउंट इन ब्लड आर फाउंड। एग्जैक्ट कारण इसका अज्ञात है और इसके पैथोलॉजी में यूसिनोफिलिक सेलुलर रिएक्शन बियॉन्ड सेल अराउंड माइक्रोफैलिडियाई, जाइंट सेल, बड़ा बड़ा सेल दिखाई देता है एंड हाई यूसिनोफिल काउंट इन ब्लड आर फाउंड, और ब्लड में हाई यूसिनोफिल पाया जाएगा। हाई यूसिनोफिल्स का मीनिंग हुआ कि 1 to 5% नॉर्मल यूसिनोफिल्स होना चाहिए। डिफरेंशियल काउंट में जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो यूसिनोफिल का जो नॉर्मल रेंज है वो 1 से 5% होना चाहिए, बट ये हाई होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, इवन 50, 70, 80 तक देखा गया है यूसिनोफिल्स काउंट को। तो ये पैथोलॉजी हमने जाना। अब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। कोर्स एंड प्रोग्नोसिस में कंटिन्यू फॉर सेवरल मंथ्स और ईयर। यूसिनोफिल्स का जो मामला होता है वो कंटिन्यू करता है अनेकों महीने तक या अनेकों साल तक। स्पॉन्टेनियस क्योर्स आर अननोन। इसका स्वाभाविक रूप से क्योर हो जाना अभी तक अज्ञात है। इसके बाद हम जानने का काम कर रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है? सिम्टम्स एंड साइन। तो पहला वंसेट इज इंसीडियस, दूसरा कॉमनेस्ट इन चिल्ड्रेन और थिन बिल्ट यंग एडल्ट्स। कहता है बच्चों का ईओसिनोफिल्स अक्सर रेज्ड होता है और जो बच्चा में तो पाया ही जाता है, जो वयस्क का बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन लीन एंड थीन है वहाँ पर ईओसिनोफिल्स रेज्ड का मामला ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक नोट्यूलर पैरोक्सिस्मल कफ, परसिस्टिंग कफ भी इसमें देखने को मिलता है। तीसरा कारण है सीवियर स्पाज्मोडिक ब्रोंकाइटिस ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्मा लाइक डिस्निया विथ पायरेक्सिया एंड इवन रिपीटेड हेमेप्टीसिस। इसमें सीवियर स्पाज्मोडिक ब्रोंकाइटिस ए काइंड्स ऑफ कॉफ और फ्रीक्वेंटली आस्मा लाइक डिस्निया, और इसमें डिस्निया मीन्स पेनफुल ब्रीदिंग इज कॉल्ड डिस्निया। सांस लेने में तकलीफ होता है जो बिल्कुल लगता है कि दम्मा के मरीज के जैसा है, जिसमें कभी पायरेक्सिया भी होता है। पायरेक्सिया हाई टेम्परेचर विथ बॉडी एक होता है और कभी कभी रिपीटेड हेमेप्टीसिस, कफ के साथ ब्लड स्पॉटिंग भी देखने को मिलता है। चौथा है एनोरेक्सिया, भूख की कमी, लैसीट्यूड
ए काइंड्स ऑफ लेजीनेस, डल, लॉस ऑफ वेट, वजन का भी कमी होते चला जाना। ये अभी हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स जानने का प्रयास किया कि क्लिनिकली अगर पेशेंट रेज्ड इयोसिनोफिल्स का, ट्रॉपिकल इयोसिनोफिलिया का मरीज आता है तो हमारे क्लिनिक में ये सब सिम्टम देखने को मिलेगा। इसका और एक पिक्यूलियर सिम्टम है, जब आई स्टेथोस्कोप क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो एक पिक्यूलियर रोंकाई साउंड हमको स्टेथो में मिलेगा। शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ तो मरीज को है ही, डिस्निया यानी पेनफुल रिस्पिरेशन तो है ही, और माइक्रो स्टेथोस्कोप से जब हम एग्जामिनेशन करेंगे तो इसमें रोंकाई साउंड मिलेगा, है ना। कभी कभी इसमें कफ के साथ खून का छींटा भी आएगा, भूख की कमी होगी, थकापन महसूस होगा, लॉस ऑफ वेट होगा, यानी वजन का कम होता चला जाना। तो क्लिनिकली भाई स्टेथो जब हमने उसका परीक्षण किया तो रोंकाई साउंड मिला, क्लिनिकली शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ है, डिस्निया है, तो फिर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इसको हम फाइनल करेंगे कि एक्चुअली ये केस ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया का है या नहीं। तो इसके इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले टोटल काउंट ऑफ WBC करेंगे, उसमें ब्लड फ्लोइंग ल्यूकोसाइटोसिस अबाउट 13,000, इसमें ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और डिफरेंशियल काउंट ऑफ WBC जब करेंगे तो उसमें इयोसिनोफिल्स रेज दिखाई देगा। दूसरा उसका जब हम एक्सरे चेस्ट PA व्यू करवाएंगे तो एक्सरे शोज ए फाइन डिफ्यूज मॉटलिंग ऑफ लंग फिल्म, एक पिक्यूलियर फाइन डिफ्यूज मॉटलिंग लंग फिल्म में दिखाई देगा, विथ इरेगुलरली इन लार्ज ब्लड हीलर शेडो, इरेगुलरली अनियमित इन लार्ज ब्लड हीलर शेडो, और जो हीलर शेडो होगा वो ब्लड होगा, ब्लड होगा, BLURRED। अब चूंकि ये ट्रॉपिकल इसिनोफिलिया के साथ साथ इसको और कौन सा डिजीज हो सकता है जो हमको क्लिनिकली कंफ्यूज कराएगा, उसके लिए हमारे यहाँ टर्म है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का मीनिंग होता है कि इस रोग से मिलता जुलता हुआ लक्षण वाला और कौन कौन सा रोग हो सकता है, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो इसमें लियोफलर सिंड्रोम मिलेगा, जैसे हेलमिंथिक इन्फेक्शन ड्यूरिंग माइग्रेशन थ्रू द लंग्स, हेलमिंथिक इन्फेक्शन ड्यूरिंग माइग्रेशन थ्रू द लंग्स। ये जो हेलमिंथ है, हेलमिंथ का ओभा कभी कभी लंग रीजन में माइग्रेट करके चला जाता है और वहां पर वो इन्फेक्शन पैदा करता है, वो हेलमिंथ है। एस्कारिश रेयरली फाइलेरियल, एस्कारिश होता है, रेयरली फाइलेरियल होता है। दूसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इसका ब्रोंकियल आजमा, है ना, कार्डियक आजमा होता है, ब्रोंकियल आजमा होता है, एलर्जिक आजमा होता है, तो इसमें ब्रोंकियल आजमा मिलेगा। और तीसरा इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी फेफड़े का टीबी।
ओके। अब हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस से लेके, इन्वेस्टिगेशन से लेके, क्लिनिकल फीचर से लेके, कॉजेस से लेके, कोर्स एंड प्रोग्नोसिस से लेके, और इसनोफिलिया क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। अब इसका मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, है ना? तो मैनेजमेंट बोलता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ इनहालेशन करेंगे। एलोपैथिक की जो दवा है लिखा है डिथाइल कार्बामेजिन यानी हेट्राजिन 50 mg 4 times a day for 1 month or to repeat it twice at 1 month interval। ये एलोपैथिक का मोड ऑफ ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ होम्योपैथी वी हैव टू ट्रीट द पेशेंट होम्योपैथिकली as per totality of the symptoms, as per collection of the totality of the symptoms. We have select a single remedy and administered to the patient. Then after we can treat and eradicate the tropical eosinophilia. Most relative drugs are, medicine are bryonia, hypersulfur, spongia, phosphorus, lacasis, बैशिलिनम, ट्यूबरकुलिनम। मोस्ट रिलेटिव जो इसका मेडिसिन है, बहुत सारा मेडिसिन है, बट जब हम टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं तब हम इस रोग पर काबू पा सकेंगे, इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। ट्रॉपिकल इस्नोफिलिया तो नेचुरली ट्रॉपिकल कंट्री का ये डिजीज है, हेलमिंथ भी इसका कारण हो सकता है और ये एलर्जिक स्टेट होता है। बट नॉट ओनली हेलमिंथ इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज, देयर आर सो मेनी कॉजेज ऑफ ट्रॉपिकल इस्नोफिलिया। किस पदार्थ को, किस आर्टिकल को, किस सबस्टांस को टच करने पर, सूंघने पर, खाने पर इओसिनोफिल्स रेज करता है, इसको हमें एलर्जन टेस्ट के माध्यम से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इसको रूल आउट करना पड़ेगा। जब हमें सही सही पता चल जाए कि किस आर्टिकल से, किस सबस्टांस से एलर्जी है जिसके वजह से इओसिनोफिल्स रेज्ड होता है, उसका अगर पता चल जाए और उसको अगर छोड़ दिया जाए, उसके कांटेक्ट में ना जाया जाए, तो ट्रॉपिकल इस्नोफिलिया पर काबू पाया जा सकता है और ट्रॉपिकल इस्नोफिलिया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ये तो अपने विवेक से रोगी को कैच करना पड़ेगा कि कौन सा फूल सूंघने से आपको ये खांसी हो जाता है, कौन सा पदार्थ खाने से आपको इस तरह का खांसी हो जाता है, किस चीज़ के कांटेक्ट में जाने से आपको ये खांसी बढ़ जाता है। ये स्टडी करना पड़ेगा। अगर पेशेंट इसको सही तरह रूल आउट कर ले और पता कर ले तो बहुत हद तक इस्नोफिलिया पर काबू पाया जा सकता है। बट जो एलर्जिक स्टेट होता है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होता है।
जब हमारा आइम्यून सिस्टम वीक होगा, कमजोर होगा, तभी किसी प्रकार का एलर्जन का मामला स्टैंड करेगा, है ना। तो वहां पर जो हमारा मोड ऑफ ट्रीटमेंट होगा, जो हमारा होम्योपैथिक सारे अवगुणों को इराडिकेट करता है, जब हम बेस्ट सेलेक्टेड रिमेडी लेते हैं, तो वो सारे अवगुणों को दूर करता हुआ, इराडिकेट करता हुआ रोगी को स्वस्थ करता है। क्योंकि हमारा जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका जो हम सिलेक्शन करते हैं, जो सिमिलिया सिविलिबस क्यूरेंटर के आधार पर होता है, तो इसका इराडिकेशन बड़ा इजी हो जाएगा। बस मोस्टली इन आवर ट्रॉपिकल कंट्री हेलमिंथ्स आर कॉमन कॉज ऑफ यूसिनोफिलिया। तो हेलमिंथ हमारे बॉडी में प्रवेश कैसे कर रहा है, इस पर पेशेंट को प्रॉपर केयर लेने के लिए हम सलाह देंगे, है ना। मिट्टी से हाथ नहीं साफ करना है, टॉयलेट का पॉट भी ठीक ठाक होना चाहिए, मिट्टी पर ज़मीन पर जो कुछ गिर गया वो हमारा बच्चा नहीं खाए, उसको नहीं खाने देना है। हो सकता है हेलमिंथ उसके पेट के अंदर चला जाए, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। तो ये सब जब हम रूल आउट करके रोगी का ट्रीटमेंट करेंगे, तो रोगी पर हम उसको ठीक करने के दिशा में जो हमारा पहल होगा वो कारगर साबित होगा। तो अभी हम लोगों ने ट्रॉपिकल ईओसिनोफिलिया के बारे में जानकारी प्राप्त किया। एक्सरे चेस्ट ये व्यू जब इसका होगा, तो एक पिकुलियर पैच दिखाई देगा लंग फील्ड में, जो बड़ी कंफ्यूजिंग कराता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से। वो कंसोलिडेशन और ये पैच, ये दोनों बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। आइदर ये ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग है या ट्रॉपिकल ईओसिनोफिलिया ऑफ लंग है। इसको रूल आउट करने के लिए हमको बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन का ज़रूरत है, जैसे इलिजा परकॉक्स कराएं। अगर इलिजा परकॉक्स पॉजिटिव आता है तो हम मान लेंगे कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। हम टीबी गोल्ड कराएंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका जांच। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम समझेंगे कि ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। तो यहाँ पर हमको व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज एज पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस वी हैव टू rule out by the help of radiological pathological investigation. Okay, rest in next class.